Good morning, dear students. Today we will start chapter 1 of Psychology plus 2. Chapter is Variation in Psychological Attributes. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको ये जानना ज़रूरी है कि चैप्टर के नेम है जैसे ये वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. वेरिएशंस मीन्स कहते कि कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंडिविजुअल है, उनके सब के जो एट्रीब्यूट्स हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, वो एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं. एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी के क्वालिटीज़, गुण हो गए. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे यहाँ हम ले लेंगे लाइक किसी का इंटेलिजेंस है, किसी की पर्सनालिटी है, या किसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड की, पर्सनालिटी की. तो एक दूसरे से अलग होते हैं, वेरिएशंस होते हैं उसमें. जैसे कि अब हम क्लास में भी देखते हैं फॉर एग्जांपल कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना. कोई इंट्रोवर्ट है पर्सनैलिटी वाइज, कोई एक्सट्रोवर्ट है. और सेम एज़ इंटेलिजेंस भी अगर हम देखें, किसी का आईक्यू देखें, कोई तो बहुत ब्रिलियंट है, कोई एवरेज है, कोई वीक भी होते हैं. तो यहाँ पे यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. ये सारा चैप्टर इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. सो लेट स्टार्ट. पेज नंबर 2 निकालिए आप सभी अपनी बुक का. और इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हमारा, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. तो यहाँ पे यही बताया गया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो क्या क्या हैं. ह्यूमन फंक्शनिंग है जैसे कि लाइक अब यहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस refer to distinguishedness and variations among people's characteristics and behavior patterns. मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से डिफ़र है. डिस्टिंग्विशनेस, वेरिएशंस अमंग पीपल, करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. अब यहाँ उन्होंने बात करी है, कहते कोई भी ह्यूमन बीइंग के जो पर्सनल ट्रेट्स होती हैं, जो उसकी पर्सनल ट्रेट्स हैं या जो उसके बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं. वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. मीन सिचुएशनल फैक्टर्स उसके लिए रोल प्ले करते हैं. मीन्स लाइक while many psychologists believe that our behaviors are influenced by our personal traits, so some others hold the view that our behaviors are influenced more by situational factors. This later view is known as situationism, means which states that situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior. So, like a person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of his top boss. Sometimes the situational influences are so powerful that individuals with differing personality traits respond to them in almost the same way. The situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक सिचुएशन हो गई. अब यहाँ पे वो कहा गया कि लाइक अगर हम अपने किसी बॉस के सामने बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे जो हमारा बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू होगा, है ना. अगर सपोज़ हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो फ्रेंड्स के सामने जो हमारा बिहेवियर है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग होगा. हम टीचर के साथ हैं तो हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू होगा. हम पेरेंट्स के साथ हैं तो मीन्स डिफरेंट सिचुएशन में जो हमारा बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा. नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो assessment of psychological attributes. Psychological attributes are involved in very simple phenomena like in time taken to react to a stimuli, means reaction time, and also in highly global concepts like happiness. It is difficult to count and specify the number of psychological attributes that can be assessed.
कहते कि हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस करते हैं, पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम असेस नहीं कर सकते। लाइक अब हम किसी की खुशी को या किसी के दुख को असेस नहीं कर सकते। सो असेसमेंट क्या है? Assessment is the first step in the understanding a psychological attribute. Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation. So, for example, when we say Harish is dominant, we are referring to the degree of dominance in Harish. This statement is based on our own assessment of dominance on him. Our assessment may be informal or formal. So, formal assessment is objective, standard, and organized. On the other hand, informal assessment varies from case to case and from one assessor to another. सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मीन्स कि हम साइकोलॉजिकल कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अब लाइक इसमें क्या क्या हमारे ऐसे साइकोलॉजिकल डोमेन्स हैं जो जिनको असेस किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी या उसकी वैल्यूज़ को। अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. Means इंटेलिजेंस के कई ऐसे टेस्ट प्रोवाइड हैं जिनसे हम किसी भी पर्सन का जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को असेस कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों का है, लाइक किसी का इंटेलिजेंस लो है, किसी का हाई है। वैसे तो लाइक एग्जामिनेशन से ही ये क्लियर हो जाता है, बट फिर भी कई ऐसे इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं जिनसे हम किसी का भी इंटेलिजेंस का लेवल, उसका आईक्यू असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। मीन्स एप्टीट्यूड है किसी भी इंडिविजुअल का, उसकी क्वालिटी, उसका पोटेंशियल जो कि उसमें स्किल्स हैं कि वो मीन्स किस एरिया में बहुत अच्छा है। तो एप्टीट्यूड के भी कई टेस्ट हैं, जैसे कि अब 10th क्लास में हम बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। DBDA हमारे पास अवेलेबल है। DBDA इज़ अ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। CBSE भी एवरी ईयर टेस्ट कंडक्ट कराता है एप्टीट्यूड का। उससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल या कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो उसका एप्टीट्यूड है वो क्या है, किस एरिया में वो अपना बेस्ट दे सकता है। लाइक अब कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेना चाहता है बट उसका एप्टीट्यूड आ रहा है कि ये मेडिकल में अच्छा कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर engaging in one or more specific activities relative to others. Means interest क्या है कि हम कोई भी जब किसी की असेसमेंट करते हैं, किसी का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कि लाइक ये किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका क्या इंटरेस्ट है। लाइक कि किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, या फिर हम यहाँ पे किसी की जॉब परफॉर्मेंस देखें कि कौन सा पर्सन किस जॉब में जाके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको। ऑब्वियसली जिस एरिया में हमारा इंटरेस्ट होगा हम वहीं पर ही अपना बेस्ट दे पाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। कहते कि पर्सनालिटी जो है वो हमारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो पर्सनालिटी के भी हमारे बहुत से टेस्ट दिए हुए हैं।
या पर्सनैलिटी के बहुत से ऐसे टेस्ट आते हैं जिससे हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पर्सनैलिटी के टेस्ट की बात करूँ, MMPI है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, मैनी अदर्स आर देयर। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट से हम ये फाइंड आउट करते हैं कोई भी पर्सन इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, डोमिनेंट है, सबमिसिव है, आउटगोइंग है, विदड्रॉन है, मूडी है, इमोशनली स्टेबल है या नहीं है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट की हेल्प से हम ये सब इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर enduring beliefs about an ideal mode of behavior. So, a person having a value sets a standard for guiding his actions in life and also for judging others. In value assessment, we try to determine the dominant values of a person, for example like political, religious, सोशल और इकोनॉमिक। कहते कि वैल्यू जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे आइडल हैं या जो हमारा बिहेवियर है, उससे भी हम असेस ये किया जा सकता है कि ये जो पर्सन है ये किस एरिया में अपना बेस्ट दे सकता है, पॉलिटिकल में, रिलीजियस में, सोशल, है ना। सो ये थे हमारे सम साइकोलॉजिकल डोमेन्स, मीन्स साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की जिनको हम असेस कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसमेंट मेथड्स। साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड से मीन्स हम किसी भी इंडिविजुअल को असेस कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं। लाइक कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू मेथड से, केस स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि आपने +1 में भी कंडक्ट करे हुए हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, इवन देन गाइडेंस के भी टेस्ट होते हैं, ट्रेनिंग के भी होते हैं, सिलेक्शंस के भी होते हैं, प्लेसमेंट्स के भी होते हैं, मैनी टेस्ट्स आर देयर। बहुत से लाइक हमने अब एक एंजाइटी टेस्ट किया था +1 में, है ना, तो उससे हम किसी भी पर्सन का एंजाइटी लेवल असेस करते हैं। सो ये क्या है? सब साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सो इसकी एक डेफिनेशन है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल or behavioral characteristic. Next is interview. Interview involves seeking information from a person on a one-to-one basis. You may see it being used when a counselor interacts with the client, a salesperson make a door-to-door survey regarding the usefulness of a particular product, and employer selects employees his organization for a journalist interviews important people on issues of national and international importance. सो अभी क्लियर हो गया कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू है जब कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन का के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है। ये 1 by 1 भी हो सकता है, 1 to 1 या ग्रुप टू 1, 1 to ग्रुप, है ना, इट डिपेंड्स। नेक्स्ट इज केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल in terms of his psychological attributes, psychological history in the context of his psychosocial and physical environment. केस स्टडी होती है किसी भी इंडिविजुअल की हिस्ट्री लेना, उसकी डेप्थ स्टडी करना, उसके पास्ट की स्टडी करना। इट इज़ कॉल्ड केस स्टडी. So, case studies are widely used by clinical psychologists. Case analysis of the lives of great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. Case studies are based on data generated by different methods like interview, observation, questionnaire, and psychological test. Next is observation. Observation involves employing systematic
organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. ऑब्जर्वेशन है, किसी को ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में जो भी अपने व्यूज़ देते हैं. इट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर. Okay, so the major problem with all the major problems with observational methods are that the observer has little control over the situation and the reports may suffer from subjective interpretation of the observer. So the last is self-report. Self-report is a method in which a person provides factual information about himself or opinions, beliefs, etc. that he holds. Such information may be obtained by using an interview schedule for a questionnaire, a psychological test or a personal diary. सेल्फ रिपोर्ट होता है जब कोई भी पर्सन अपने बारे में खुद अपनी इंफॉर्मेशंस देता है, चाहे वो अपने इंटरव्यू के थ्रू दे रहा है या वो अपनी पर्सनल डायरी के थ्रू दे रहा है या किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प से दे रहा है. ये थे हमारे असेसमेंट मेथड्स जो कि हम किसी भी पर्सन का जब उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम उस पर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम टॉपिक कर रहे हैं इंटेलिजेंस. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारा चैप्टर इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. तो अभी हम इंटेलिजेंस के टॉपिक पे आ गए हैं. तो सबसे पहले इंटेलिजेंस है क्या, है ना. इंटेलिजेंस इज़ अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. It also provides an understanding of how people adapt their behavior according to the environment they live in. So, in this section, you will read about intelligence in its various forms. So, according to Oxford Dictionary, explain intelligence as the power of perceiving, learning, understanding and knowing. According to Oxford Dictionary, इंटेलिजेंस क्या है. कोई भी पर्सन किस चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहा है, किस तरीके से लर्न कर रहा है, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको समझ रहा है. सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था, वो थे Alfred Binet. Alfred Binet was one of the first psychologists who worked on intelligence. He defined intelligence as the ability to judge well, understand well, and reason well. So, Binet ने कहा कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो कि जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीज़न वेल. उनके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था रेशलर. उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं आर मोस्ट वाइडली यूज्ड. अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनलिटी, सो इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट. सो ही डिफाइंड इट एज द ग्लोबल and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his environment. So इसके बाद और कई साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस पे काम किया. जैसे कि अभी आगे हम इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज़ में इनके नेम्स पढ़ेंगे. गार्डनर ने किया, स्टैनबर्ग ने किया, जेपी दास नेग्लरी ने किया. तो कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आगे इंटेलिजेंस पे काम किया. तो अभी हम इसके बाद अभी हमने पढ़ा इंटेलिजेंस क्या है, अब हम करेंगे इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज. आ जाइए आप बेटा पेज नंबर 5 पे. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस की थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. ये थी साइकोमेट्रिक अप्रोचेस
and information processing approaches. Psychometric approaches and information processing approaches. तो आज हम करेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। साइकोमेट्रिक अप्रोचेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। Psychometric approaches consider intelligence as an aggregate of abilities. It expresses the individual's performance in terms of a single index of cognitive abilities. Means psychometric approaches जो हैं इसमें कहा गया कि जो intelligence है it is an aggregate of abilities. ओके इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। एंड मीन्स सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं ये। तो इसके अंदर कुछ थ्योरीज दी गई जो कि बहुत छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं इसमें। अब यहाँ पे जैसे दी गई है कि यूनिफैक्टर, वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। सो सबसे पहले हम करेंगे यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी। तो यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी जो थी वो दी एल्बर्ट बिनेट ने, जो कि सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था, है ना। तो इन्होंने कहा ही देयरफॉर कंसेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. His theory of intelligence is called uni or one factor theory of intelligence. इन्होंने कहा जो भी कोई भी ह्यूमन बीइंग है जो उसका इंटेलिजेंस है इट इज़ अ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ जो कि वो अपनी उन एबिलिटीज़ से कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो इसके बाद इन्होंने बिनेट के नाम से एक टेस्ट भी बना जो कि इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा टेस्ट है और काफ़ी फेमस टेस्ट है, बिनेट का टेस्ट है इंटेलिजेंस का। इसके बाद चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है इट इज़ कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा, इन्होंने फिर इसके बाद टू फैक्टर थ्योरी दी। इन्होंने कहा यूनिफैक्टर वन फैक्टर थ्योरी नहीं इनको ठीक लगी होगी, जैसे कि रिसर्चेज नई नई होती रहती हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, अपने अपने अलग अलग निकालते रहते हैं टेस्ट या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, एडिशंस करते रहते हैं जो पहले रिसर्चेज हुई। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बिनेट के बाद इन्वेंशन करी जो भी इंटेलिजेंस की। उन्होंने कहा कि टू मेन फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस में। उन्होंने कहा वो है जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर इन्होंने कहा जनरल फैक्टर, एस फैक्टर इज़ अ स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो इन्होंने कहा कि जनरल फैक्टर तो हर किसी में कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ये प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं जो कि सबके लिए कॉमनली रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो एस फैक्टर है वो एक स्पेसिफिक फैक्टर है, जैसे कि कोई पर्सन सिंगर बहुत अच्छा है, कोई एथलीट बहुत अच्छा है, तो ये उसका स्पेसिफिक फैक्टर है। कोई पोइट है बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि जनरल फैक्टर कॉमन फैक्टर में आ जाते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर पर्टिकुलर उसकी जो एबिलिटी है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है। इनके बाद लुईस थ्रस्टन ने थ्योरी दी इंटेलिजेंस की। इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नेम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने कहा कि इट स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज़। 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ हैं जो रोल प्ले करती हैं। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट इज़ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कोई भी पर्सन है वो किस अकॉर्डिंग किसी भी मीनिंग, किसी भी वर्ड के मीनिंग को ग्रास्प करता है, कंसेप्ट्स को समझता है। सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि कौन सा पर्सन कितनी ज़्यादा उसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअलाइजेशन स्किल्स अच्छे हैं उसके। थर्ड इज़ स्पेटियल रिलेशंस, की मीन्स विजुअल पैटर्न्स एंड फॉर्म्स कितने अच्छे से वो
क्रिएट कर लेता है, उसको समझ सकता है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, किसी भी चीज़ को प्रिसीव करने की उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली। एंड मेमोरी मीन्स एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग information. And the last is inductive reasoning, means driving general rules from presented facts. So इनके बाद थ्योरी आई hierarchical model of intelligence given by आर्थर जेंसन। इन्होंने लेवल 1 एंड लेवल 2 दिया। लेवल 1 उन्होंने कहा कि हर इंसान की सीखने की कैपेसिटी होती है, कोई तो आउटपुट बहुत ज़्यादा देते हैं, इनपुट कम लेते हैं, और कोई इनपुट बहुत ज़्यादा लेते हैं और आउटपुट बहुत ज़्यादा देते हैं, है ना। तो लेवल 1 में इन्होंने दी एसोसिएटिव लर्निंग, in which output is more or less similar the input, like example rote learning and memory. And in level 2 called cognitive competence involves higher order skills as they transform the input to produce an effective output. So last theory है हमारी, this is structure of intellect model. It is given by J.P. Guilford. Structure of intellect model, इसमें 3 dimensions पे फोकस किया गया। These are operations, contents and products. कहते कि सबसे पहले कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को समझता है, उसको रिकॉर्ड करता है मेमोरी में, फिर उसको रिटेन करता है। कहते किस तरीके से उसने किसी भी इंफॉर्मेशन को समझा, अंडरस्टैंड करा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करा, कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करा, किस तरीके से उसने उस इंफॉर्मेशन को समझा। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑपरेशन एंड द सेकंड इज़ कंटेंट्स, मीन्स सेकंड में उसने जो चीज़ समझी, सुनी, अंडरस्टैंड करी। अब यहाँ पे उसको किस तरीके से उसने अंडरस्टैंड करा, विजुअली करा, ऑडिटरी करा, देख के करा, सुन के करा, सिंबॉलिक तरीके से करा, किस तरीके से उसने उसको अंडरस्टैंड किया। और थर्ड में प्रोडक्ट्स मीन्स रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स, क्लासेस, मीन्स जो उसने सुना, समझा, अंडरस्टैंड करा, फिर उसको किस तरीके से क्लासीफाई करा, मीन्स डिफ्रेंशिएट करा उसने उसको अलग अलग कैटेगरीज में। सो आज का हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस, जो कि वो भी इंटेलिजेंस की ही थ्योरीज हैं। ये हमने आज करी थी साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। बेटा कोई भी इस चैप्टर में आपकी क्वेरीज हो, आप एनी टाइम मुझसे ले सकते हैं। विद दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।